हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोगों ने कल इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर ली है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, जो कि घटनाचक्र पूर्वालोकन शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए थे। तबीयत खराब होने की वजह से पिछले 10 दिन से मैं क्लास नहीं बना पा रहा था और हमारी टीम मेंबर के पास भी वर्कलोड ज़्यादा था, जिस वजह से वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर शॉर्ट नोट्स पढ़ा दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इनिशिएट किया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही कंप्लीट किया जाए, जिसकी पहले लेक्चर हो चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर को कवर कर रहे हैं। और जो इस बार पहले दिन इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो नहीं जानते कि क्या है, तो मैं बता दूं कि आरओ एग्जाम जो आपका है 11 फरवरी को और 17 मार्च को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है घटनाचक्र पूर्वालोकन, जो 8 वॉल्यूम में आता है। इंडियन मतलब ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी अलग, इन्वायरमेंट अलग, इकोनॉमिक्स अलग। इस तरीके की जो 8 वॉल्यूम में बुक आती है, उसको कवर करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बुक इतनी मोटी होती है कि कवर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक इनिशिएट हमारी टीम के द्वारा किया गया, ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा, जो पूरे यूट्यूब पर एकमात्र द्वारा हमारे द्वारा किया गया, कि इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए गए, जिसमें सारे चैप्टर्स, सारी थियरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे पीवाईक्यू, एक्सप्लेनेशन सभी को शामिल किया गया और मिनिमम सब 50 पेज, 55 पेज, 40 पेज, 38 पेज में कवर कर दिया गया है, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये बेनिफिशियल है आपके लिए, और अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये बेनिफिशियल है। तो आप चाहे तो इस क्लास को देख भी सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट है, बायोलॉजी कंप्लीट है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट है, एनवायरमेंट कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 लेक्चर आने हैं, जो आज मैं शाम को बनाऊंगा, हालांकि कल नहीं बना पाया लेकिन आज बनाऊंगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद 2-3 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने सौर मंडल के बारे में भी पढ़ लिया था। तारे कैसे बनते हैं, तारों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सारी चीजें। तो आज हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पृथ्वी तक रोका था, पृथ्वी के बारे में आज से पढ़ेंगे। और जिन भी भाई बहनों को, जिन भी एस्पिरेंट को अगर इसकी पीडीएफ परचेस करनी है, तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पे घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर लेंगे। बहुत ही कम प्राइस में रखी गई, और केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के शॉर्ट नोट्स बना दिए गए, जो टोटल अगर मैं देखूं तो 200-250 पेज के अंदर है, सारे सब्जेक्ट के मिला के। और घटनाचक्र 2500 पेज की है, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तैयार, अच्छे फैक्ट तैयार होंगे, और आपका पेपर में प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, मतलब प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, कि यूनानी दार्शनिक थे एक अरस्तु। अरस्तु कौन थे दोस्तों? जो है कि ये एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारक हैं, जो कि यूनान के रहने वाले थे। ये प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। तो एक सीरीज है वहां पे, सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का ही शिष्य, या शिष्य कह सकते हो, चेला कह सकते हो, सिकंदर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। अच्छा, हम बात करेंगे कि अगर अपनी पृथ्वी के बारे में, तो क्या हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है? बचपन से तो आप पढ़ते हुए आए हो कि हाँ पृथ्वी गोल है, क्योंकि क्लास 3, 4, 5 में, 6, 7 में, 9, 10 में भी बताया जाता था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन असल में पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी चपटी है और ध्रुवों पर जो है कि गोल है। तो इट मीन्स कि पृथ्वी कुछ अंडाकार शेप में दिखती है। कैसे शेप में दिखती है? अंडाकार शेप में। क्योंकि ये जो 0 वाला डिग्री वाला है, 0 डिग्री, इट मीन्स कि भूमध्य रेखा यहां पर जो है कि चौड़ाई ज्यादा है, और जबकि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में गोलाई ज्यादा है। तो इस तरीके से ना तो पृथ्वी पूरी चपटी है, ना पूरी गोल है, बल्कि एक अंडाकार शेप में आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने पे हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में और कुछ जानकारी। हालांकि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो छोटा छोटा एक जानकारी के तौर पे पढ़ेंगे। वैसे इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में और भी चीजें कवर करेंगे। अगर हम पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, पृथ्वी को आप ब्लू प्लैनेट भी कहते हो, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हो। ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर हरियाली बहुत है, चाहे वो अमेजन का जंगल देख लीजिए, चाहे भूमध्य सागर के सदाबहारी वन देख लीजिए, या फिर घास के मैदान देख लीजिए। इस वजह से हम इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। साथ ही साथ ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर 71% तक पूरा का पूरा जल का विस्तार है, चाहे वो महासागर में देख लीजिए, चाहे समुद्र में, झीलों में, नदियों में, चाहे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर,
इस तरीके के महासागरों का विस्तार होने की वजह से इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कह देते हैं। पृथ्वी के व्यास की बात करें तो कल की क्लास में मैंने पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी, लगभग 6000 के आसपास थी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो r होती है और जो व्यास होता है वो 2r होता है। इट मींस कि व्यास जो होता है डबल होता है त्रिज्या का, तो 12756 किलोमीटर। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ही दे दे कि पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का व्यास, और आपसे पूछे दोनों सही है कि गलत है, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ध्यान देना ये किलोमीटर स्क्वायर में नहीं है, क्योंकि व्यास का मतलब होता है एक गोले की परिधि को पूरा छूना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करना, तो इसे हम व्यास कहते हैं, बीचों बीच पॉइंट से। तो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, वो आपका परिधि के रूप में काम करती है। इट मींस कि व्यास के रूप में वो काम करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट एक आता है पृथ्वी से रिलेटेड कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अपकेंद्री बल क्या होता है और अभिकेंद्री बल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, इसी बल के प्रभाव से विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम हमें महसूस होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्योंकि जो अपकेंद्री बल होता है दोस्तों, तो जब पृथ्वी घूम रही होती है, अपने गोलाई पर चक्कर लगा रही होती है अपने घूर्णन पे, तो जो बाहर की ओर जो बल रहता है, जो बाहर की ओर बल लगता है, उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और जो अंदर की ओर बल लगता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब जैसे अगर आप बैठे हो, गाड़ी वगैरह में बैठे हो, तो आप देखोगे 4 व्हीलर में या बस में, जब वो मोड़ पर टर्न लेती है, जब कोई गाड़ी या साइकिल जब मोड़ पर टर्न लेती है, तो आपका शरीर क्या होता है, बाहर की ओर झुक जाता है। मान लीजिए इधर की ओर ये गाड़ी आ रही थी और किसी 4 व्हीलर ने टर्न लिया, तो आपका सिर बाहर की ओर हो जाता है, तो अपकेंद्री बल इसे कहते हैं। और इसी वजह से विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूमने की वजह से कोई भी बल जो है बाहर की ओर काम करता है, तो कोई भी वस्तु का मान 0 महसूस होता है या सबसे कम महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 25, 30, 90 डिग्री तक जाते हैं, तो वो बल बहुत तेजी से काम करता है। इट मीन्स कि वहां पे वस्तु का जो भार होता है, पिंड का भार, वो बहुत ज्यादा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहां पर अपकेंद्रीय बल 0 हो जाता है। 90 डिग्री पर 0 हो जाता है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होने की वजह से 0 डिग्री पर वस्तु का भार, द्रव्यमान 0 महसूस होता है, जबकि हमें ध्रुवों पर 90 डिग्री पर वस्तु का भार ज्यादा महसूस होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही होती है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर की ओर, जैसे मौत के कुएं की अगर मैं बात करूं, तो मौत के कुएं की बात करूं, और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव है। इट मीन्स कि क्या हो गया, जो पृथ्वी की जो आउटर कोर है, जैसे हम पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो पृथ्वी में 3 लेयर हमें मिलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने अगर पढ़ा होगा, कभी सेल्फ स्टडी की होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर 3 लेयर होती है। मान लो ये पृथ्वी है, हमने पृथ्वी का एक हिस्सा काट के निकाला, तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलता है बाहरी परत, फिर यहाँ पे मेंटल देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट होता है ये कोर होता है। लेकिन कोर में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर, जो कि बहुत ही ठोस और द्रव की मिश्रण के रूप में होती है। इनर कोर तो बहुत ठोस होता है, जहां पर आपकी जो पी तरंगे वो गतिशील होती हैं भूकंपी तरंगों के रूप में, और लोहे की तरह वहां पे चुंबकत्व की तरह वहां पे प्रकृति दिखाती है, अपना गुण दिखाती है। तो सेम जैसा पृथ्वी का तरल अभ्यंतर है, मतलब कि आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म है, वैसे ही चंद्रमा का भी अभ्यंतर माना जाता है, दोनों की कंपैरिजन करने पर जब ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया क्या जाता है? और मैंने ये चीज आपको पहले ही बताया था कि भूपर्पटी में बहुतायत में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 46% के आसपास होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे भी ज्यादा कुछ पाया जाता होगा, तो वो होगा लोहा। क्या होगा? लोहा। मैंने पहली क्लास में या फिर इंडियन ज्योग्राफी की किसी एक क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई है बहुत डिटेल से, तो आप लोग उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, लूसेंट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पहले आरओ वगैरह में भी पूछा गया था ये, तो अब तो नहीं पूछा जाता है। लगभग 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 9 सेकंड, जो भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाए, 8 मिनट 16 सेकंड मिल जाए, तो आपको वही लगाना है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कभी कभी कुछ बेसिक से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ऐसे रहेंगे जिसमें हम लोग फैक्ट को ज़्यादा कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम पूरा डिटेल से समझेंगे भी। उसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से प्रश्न और सॉल्व करने में मजा आएगा। अब जैसे इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी से औसत दूरी पूछ रहा है भाई, तो शुक्र की कितनी? 41.4 मिलियन वर्ष। मंगल की कितनी? 78.3 मिलियन वर्ष। बुध की कितनी है? 91.7 मिलियन वर्ष। अब यहाँ पर बात आएगी कि आपने कल पढ़ा था कि बीएसपी में बीएसयू, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है बीएसपी में बीएसयू क्या होता है, तो कल की क्लास जरूर देख लें। हालांकि यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे है बुध ग्रह, ये शुक्र, और ये पृथ्वी, और ये मंगल। तो आप कहोगे सर कि पृथ्वी के नजदीक तो शुक्र भी है,
और पृथ्वी के नजदीक मंगल भी है। तो मंगल की दूरी क्यों ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है, शुक्र की जो है कि इसीलिए कहा जाता है कि सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से शुक्र सबसे नजदीक है और बुध तो ऑलरेडी दूर है, तो पृथ्वी से बुध वैसे भी दूर रहेगा, और मंगल नियरेस्ट है लेकिन शुक्र की अपेक्षा ज्यादा दूर है। तो आपको एग्जैक्ट अगर दूरी ना भी पता रहे और क्रम पूछ ले कि भाई बुध पृथ्वी से दूरी के आधार पे कौन सा ग्रह पहले आएगा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध आएगा। अब बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो आप सीधे कह दोगे सर 365 दिन लगते हैं, और यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 365 दिन भी देगा, 366 दिन भी देगा, और 365 दिन के साथ कुछ घंटे भी देगा। तो आपको कुछ घंटे वाला यूज करना है, क्योंकि हर चौथे साल में जब 6-6 घंटे ऐड होते हुए जाते तो 6 चौक 24 घंटे हो जाते हैं, तब जाके आपका 24 घंटे का एक दिन बनता है, और वो दिन फरवरी में 29 फरवरी के नाम से लीप ईयर में ऐड हो जाता है। तो आपको बताना है कि सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 365 दिन नहीं, बल्कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है, और इसे हम सौर वर्ष भी कहते हैं। सौर वर्ष कह दो या लीप ईयर कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 दिन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी को जब 6 घंटे के हिसाब से 4 साल तक लगातार बढ़ता है तो 6 चौक 24, और चौथे साल में 24 घंटे का एक दिन तैयार होता है, जो कि 29 फरवरी के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमा करती है। यानी पृथ्वी अपने घूर्णन पर तो घूमती घूमती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, लेकिन जब वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो साथ में जो 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा कवर करती है, तो 1 सेकंड में लगभग वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप ये मान के चलो, जिस भी जिले में हो, अगर आप पृथ्वी की गति से चलोगे तो आप 1 सेकंड में पूरा जिला चक्कर काट लोगे। भाई एक जिले का विस्तार कितना हो सकता है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। भाई लंबाई देख लो, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में आप देखोगे जिस भी जगह पे आप हो, तो वहां से 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इस तरीके से हो गया। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी, जिसको हम ध्रुवीय धुरी भी कहते हैं, सदा दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी जब अपनी अक्ष पे रोटेशन करती है, एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन। तो पृथ्वी परिभ्रमण, यानी परि मतलब घूम, चारों ओर, भ्रमण मतलब घूमना, अपने ही चारों ओर घूमती जब अपने अक्ष पे, तो इसी को हम कहते हैं 23.5 डिग्री पर झुकी हुई रहती है। और जब परिक्रमण करती है, अर्थात परिक्रमा करती है, किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से होकर गुजरती है, क्योंकि केरल में थुम्बा नाम की एक जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है, जो कि जो 0 डिग्री पर अक्षांशीय रेखा पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हम कोई भी लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च करते हैं, कोई भी हम मिसाइल छोड़ते हैं, तो बहुत सटीक जाती है, बहुत सटीक निशाने पर जाती है। और इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भारत में भी पाया जाता है, लेकिन कहां पर? केरल के थुम्बा में पाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं हम लोग यहां पर आगे देखेंगे कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है। भाई क्यों नहीं आधी होगी? जब आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो इसकी जितनी लंबाई है, यानी अगर मैं कहूं कि व्यास अगर मैं कह दूं पृथ्वी का, तो ये उतना ही तो होगा। और जो 60 डिग्री होती है यहां पर जो जाती है, ये जस्ट इसकी 0 डिग्री की हाफ हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाते हुए पृथ्वी गोल होती हुई जा रही है, न कि चपटी। तो उस अक्षांश की रेखा आधी हो जाती है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर या समांतरता से आशय होता है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समांतर एवं समान कोण 23.5 डिग्री पर झुका होता है। बस ये फैक्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री, और इसको आपको याद नहीं करना है। अपसौर के समय पृथ्वी की परिक्रमण गति कम हो जाती है। परिक्रमण मतलब होता है, क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करना। मैंने बताया ना, परिभ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, परि मतलब अपने चारों तरफ घूमना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। लेकिन जब परिक्रमण हो जाता है, इट मींस की परिक्रमा करती है, तो वो सूर्य की परिक्रमा करती है। और अपसौर और उपसौर, अपहीलियन और पेरीहीलियन, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो उपसौर होता है उसमें मैंने एग्जांपल दिया था रेलवे के जनरल डिब्बे का। उपसौर का मतलब होता है ऊपर आ जाना, इट मींस कि नजदीक आ जाना। और जब सूर्य के नजदीक आती है पृथ्वी तो बहुत तेजी से गति करती है। लेकिन जब अपसौर, अपसौर का मतलब जब दूर चली जाती है, लगभग जुलाई के आसपास का वो समय होता है, 4 जुलाई के आसपास, उस समय पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, और दूर होने की वजह से वो धीरे धीरे गति करती है, और यहां पर इसकी गति सबसे कम हो जाती है, जिसको हम अपसौर को दूसरी भाषा में अपहीलियन भी कहते हैं, और उपसौर को हम लोग पेरीहीलियन भी कहते हैं। फिर आगे देखें, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, वो भू परिभ्रमण कहलाता है। और इसी कारण दिन रात होता है, क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में,
कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। और इसी वजह से दिन रात होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, क्योंकि सूर्य के जिस हिस्से का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो वहां दिन होता है, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ता है वहां पर रात होती है। और जब पृथ्वी घूम जाती है तो जहां पे रात थी अब वहां दिन हो गया, और जहां दिन है वहां पर रात हो जाएगी। तो इस तरीके से परिभ्रमण, और इसी को इंग्लिश में रोटेशन कह दिया जाता है, या भू परिभ्रमण भी कह सकते हैं। और रिवॉल्यूशन जो होता है वो परिक्रमण होता है, जो कि सूर्य की परिक्रमा की जाती है, उसमें 365 दिन का समय लगता है। उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन आता है, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन एक रात और एक दिन का नहीं होता है, बल्कि आप देखोगे 3 महीने सर्दी होती है, 3 महीने बरसात होती है, 3 महीने गर्मी होती है, 3 महीने जाड़े होते हैं। ये जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है पृथ्वी के सामने तो धीरे धीरे सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है पृथ्वी, तो धीरे धीरे 3 महीने 2 महीने में परिवर्तन होता रहता है उसकी ऋतुओं में। लेकिन दिन रात, अक्सर ये पूछा जाता है कि दिन रात जो होता है वो पृथ्वी की भू परिभ्रमण यानी परिभ्रमण की गति, रोटेशन की गति, इसके कारण होता है। लेकिन जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मानसून में परिवर्तन होता है, वो आपका परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, सूर्य की परिक्रमा, 3 अलग अलग शब्दों से पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। बाद में मत कहना सर कि हमने आपकी क्लास नहीं देखी। तो इसलिए जो लोग भी क्लास देख रहे हैं उसे लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही साथ आप इसको डाउनलोड भी कर लो, ताकि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, आपका डाटा बच जाए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेकर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और क्लास के साथ में रिवीजन कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ऐड कर पाते हैं, और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मैं अपने पुराने अनुभवों के आधार पे, प्रीलिम्स के आधार पे, मेंस के आधार पे, कुछ और भी चीजें फ्लो में आता है ना पढ़ाते समय, और भी अच्छी चीजें होती हैं वो आपको बता देता हूँ। घटना सार में भले ना लिखी हो घटना चक्र में, लेकिन मैं उसको ऐड ऑन करते हुए चलता हूं, तो ये बेनिफिट रहता है। और कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी? तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, वहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में सारे शॉर्ट नोट्स आप परचेस कर सकते हो, और सबकी क्लास आप देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आरओ के साथ साथ अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है कि आप पीसीएस के लिए बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हो, पूरी तैयारी पर फोकस करके। तो चलिए शुरू करते हैं आगे पॉइंट को, कि सूर्य वर्ष में 2 बार, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर को विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और इन दोनों तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां बराबर अर्थात 12 घंटे की होती है। अब मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम आपको यहीं पे बना के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से, कि जब सूर्य यहां पर चमकता है 0 डिग्री पर, ठीक है, तो यहां पे जब चमकता है तो यानी आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, नॉर्थ और साउथ, तो दोनों में ही 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन ये जो समय होता है ये आपका होता है, एक तो 21 मार्च का होता है और एक होता है आपका 23 सितंबर। ये 2 महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य पूरी तरीके से 0 डिग्री पर चमकता है। लेकिन बाकी जो 2 महीने होते हैं, जब आप मकर रेखा पर आप देखोगे कि सूर्य चमक रहा होता है, तो हमारे यहाँ क्या पड़ता है, क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। तो ऐसा आता है कि 22 दिसंबर के आसपास या 23 दिसंबर के आसपास सूर्य मकर रेखा पर सबसे अधिक चमकता है और हमारे भारत में सर्दी पड़ती है। लेकिन वही जब कर्क रेखा में हम देखते हैं कि यहाँ पे जब जून का समय आता है 21 जून के आसपास, तो जब कर्क रेखा पे पूरी तरीके से चमकता है लंबवत, तो हमारे भारत और उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश हैं बहुत अधिक वहां पर गर्मी देखने को मिलती है। तो ये 4 अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो 0 डिग्री पर आपका 21 मार्च और साथ ही साथ 23 मार्च की डेट होती है, जिस समय पृथ्वी के 2 आधे आधे हिस्से पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होती है। और अभी क्या हो रहा है, अभी रात जल्दी हो रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य इस समय मकर रेखा की तरफ है, यानी हमारे भारत से काफी दूर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए सूर्य की किरणें प्रॉपर भारत की ओर नहीं पड़ पाती हैं या उत्तरी गोलार्ध में, जिसकी वजह से अभी आप देखोगे कि रात को 7 बजे 8 बजे बहुत अंधेरा हो जा रहा है, सूर्य की किरणें एकदम गायब हो जा रही हैं, और सुबह 7 बजे तक सूर्य की किरणें दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी रातें लंबी हो रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सूर्य से काफी दूर हैं। लेकिन जब यही सूर्य हमारा कर्क रेखा की तरफ आ जाता है 21 जून के आसपास, तो हम देखते हैं कि सुबह 4 बजे ही 5 बजे सूर्य की किरणें देखने को मिलती हैं, और 7 बजे 7:30 बजे तक हमें सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। यानी दिन लंबा होता है और रात छोटी हो जाती है, क्योंकि तब सूर्य भगवान हमारे सर पे बैठे रहते हैं और तांडव करते हैं। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई। और इसी के आगे मौसम बदलने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो भाई मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा जो भी आता है, ये सारा का सारा सूर्य के चारों ओर घूमने से आता है, जिसको 3 वर्ड में जानिए, सूर्य का परिक्रमा करने से, या परिक्रमण गति से, या रिवॉल्यूशन गति से। 3 अलग अलग पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न में अलग अलग शब्दों से, और आंसर एक ही होता है। और दिन रात हर 24 घंटे पे होता है, तो 24 घंटे में तो सूर्य की परिक्रमा नहीं लगती, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी अक्ष को
पूरा कर लेती है, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, जिसके लिए हम लोग रोटेशन या भू परिभ्रमण या परिभ्रमण की गति या पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, इस तरीके से प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो दोनों बातों में अंतर आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। बहुत लोग कहेंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो सकता है, दूरी कम हो सकती है, सूर्य की किरणें ज्यादा हमारे यहाँ पहुंचेंगी, वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, पृथ्वी जो 365 दिन में पूरी चक्कर लगाती है सूर्य का, वो हो सकता है 365 से घट के 240 दिन हो जाए, क्योंकि बुध सबसे कम दिनों में चक्कर लगा लेता है, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम है। लेकिन वहीं पृथ्वी की दूरी सूर्य से ज्यादा है तो 365 दिन लेती है। अगर और नजदीक हो जाए, 1/4 दूरी कम हो जाएगी, तो हो सकता है हम 250, 250, 220 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लें, तो एक साल हमारा 250 दिन का हो जाएगा, तो हमारा वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो रहा है चीजें आपको। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह के विकास जो निकास वेग मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इट मीन्स कि अधिकांशता जो है कि पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर, और इसीलिए आप देखोगे कि हम लोग जितने भी लॉन्च व्हीकल पैड छोड़ते हैं, चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो, चाहे किसी प्रकार का, तो व्हीलर द्वीप से छोड़ते हैं, पारादीप से छोड़ते हैं, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ते हैं। और ये सब कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ही तो स्थित है। कोई आंध्र प्रदेश के निकट है, कोई उड़ीसा के निकट है, कोई तमिलनाडु के निकट है, कोई भी पश्चिमी तट से नहीं छोड़ते हम लोग, अरब सागर से नहीं छोड़ते, क्योंकि हम हमेशा भारत के पूर्व दिशा से छोड़ते हैं। अधिकांशतः ऐसा ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अब मान लो कोई व्यक्ति एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यान से गया, कृत्रिम उपग्रह तो है, और वहां से उसने कोई वस्तु गिरा दी, तो वो ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी पे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल चुका है। बस लास्ट फोर्स पे है, लास्ट फेज पे, जहां से पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी वस्तु अगर हम फेंकेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर केवल और केवल वो चक्कर लगाएगी। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, जबकि 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस होता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है। ये वो बेसिक प्रश्न है जो कई बार एग्जामिनर पूछता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। जब जीवित जीव में आपके पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे भी तो जीवित हैं, जीव जंतु भी हैं, अर्थात बैक्टीरिया वगैरह आए, साइनोबैक्टीरिया आई, नीलहरित शैवाल आए, तो इन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति को बढ़ा दिया। मैंने इन्वायरमेंट की क्लास में पहले लेक्चर में बताया था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी क्या थी? एक बहुत ही ठंडा गोला थी या गर्म गोला थी, ये चीजें बताई थी। लेकिन उस समय हमारे ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति जब पौधे हमारे सामने आए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, पोषक तत्व ग्रहण किए, सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया। लेकिन जब पोषण बना रहे थे, अपने लिए भोजन बना रहे थे, तो उसमें ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते थे, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते थे। तो इस वजह से पृथ्वी की आरंभिक अवस्थिति में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे जब पौधों का विकास हुआ, जीव जंतुओं का विकास हुआ, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई। तो ये हो गया, वायुमंडल को बदल दिया। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण होता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। जो हमें लगता है कि सूर्य उदय हो गए और सूर्य अस्त हो गए, असल में सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, हम ही घूम रहे होते हैं। इसलिए हर 12 घंटे पे हमें दिन और हर 12 घंटे पे रात, यानी 12 घंटे पे सूर्य के दर्शन होते हैं और 12 घंटे बाद सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। तो ये आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। तो ये तो हो गया हमारा पृथ्वी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि केवल बस यहीं पे पृथ्वी पढ़ेंगे, आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सौरमंडल, और सौरमंडल में आने वाले जितने भी ग्रह हैं, जैसे कल की क्लास में हमने बुध को कवर किया, शुक्र को कवर किया और सूर्य को कवर किया। आज हम पृथ्वी को कवर कर रहे थे, अब मंगल को पढ़ेंगे। तो मंगल के बारे में जान लेते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के समतुल्य है, और ये मंगल के बारे में कहा जा रहा है। इसीलिए मंगल को भी ये कहा जाता है कि पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना मंगल पर भी हो सकती है, क्योंकि मंगल का भी लगभग जो है कि इतना ही डिग्री झुकाव है और इतना ही जो है कि 24 घंटे या 23 घंटे में दिन और रात वहां पर भी हो जाता है। तो इसीलिए मंगल ग्रह पर यहाँ पर संभावना देखी जा रही है कि मंगल ग्रह पे हम लोग जीवन को देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सत्संगत मानी जाती है। तो बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति, क्योंकि मानव के जीवन के लिए
पानी की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। दो चीजें ऐसी हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पानी और एक ऑक्सीजन। अगर ये दो चीजें ना रहें तो मानव जीवित नहीं रह सकता। आप नवरात्र के व्रत करते हो, 9 दिन व्रत रखते हो, बहुत सारे लोग फलाहार व्रत रखते हैं, फल को खाते हैं, कुछ लोग निर्जली व्रत रखते हैं। तो आप देखोगे 2-3 दिन तक तो जो है कि वो पानी नहीं पीते चल जाता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और पानी का जो अणु होता है वो होता है H2O, और H2O में ही आप देखोगे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो जल में ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो मंगल ग्रह पे उपस्थिति ये मानी जा रही है कि वहां पे बर्फ के गोले देखने को मिले, बर्फ, और बर्फ का मतलब पानी यानी H2O, ऑक्सीजन भी मिलेगी वहां पे, और हिमस्थित जल भी देखने को मिल रहे हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो मंगल ग्रह पे है। हालांकि यूरोपा की बात करें तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है। बृहस्पति का चंद्रमा का मतलब हो गया मून, बृहस्पति का मून। यूरोपा क्या है? बृहस्पति का एक उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह को हम लोग मून कहते हैं, नेचुरल जो उपग्रह होता है। अब बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। वर्तमान में इसकी संख्या 80 हो चुकी है। चंद्रमा मतलब मून, सबसे भारी यह ग्रह माना जाता है, और सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.862 वर्ष लगाता है। और बृहस्पति का जो वलय होता है वो सिलिकेटों का बना होता है। जो बृहस्पति और शनि के ऊपर जो हम सर्कल देखते हैं, छल्ले देखते हैं, वलय देखते हैं रिंग की, वो सिलिकेट की बनी होती है। अब शनि ग्रह की बात करें तो शनि के 84 उपग्रह, लेकिन अभी करंट अपडेट जो है 92 उपग्रह इसके हो चुके हैं, सर्वाधिक उपग्रह इसके हैं। सूर्य की परिक्रमा लगाने में इसको लगभग 29 वर्ष लगते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है सूर्य से, पृथ्वी से ही दूर है, तो भाई पृथ्वी को जब 1 साल लग रहा है तो इसको ज्यादा लगेगा। और किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर भी वलय है। टोटल 7 वलय है, और नेपच्यून से ये गर्म होता है, नेपच्यून की अपेक्षा ये ज्यादा गर्म है। टाइटन की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन वर्तमान में 92 उपग्रह हो चुके हैं। और ये अगर हम इसके औसत घनत्व की बात करें तो सबसे कम इसका औसत घनत्व होता है। जैसे पृथ्वी का सबसे अधिक औसत घनत्व होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था 5.5 के आसपास होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन शनि का सबसे कम होता है 0.6 के आसपास होता है, और सबसे कम घनत्व इसी का होता है। अब यहां पर हम तीनों को एक साथ कवर करेंगे, अरुण, वरुण, प्लेटो। जो जो प्रश्न इससे बन सकते हैं, जैसे पहला एक फैक्ट पूछ लिया कि फोबोस और डीमोस या डाइमोस ये मंगल के 2 उपग्रह। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी हमारा जो सौर मंडल है जिसमें चंद्रमा भी उपग्रह है, फोबोस भी है, डीबोस भी है, टाइटन भी है। टाइटन शनि का तो सबसे बड़ा उपग्रह हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं, उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है, और इसके कारण वरुण का रंग नीला हरा प्रतीत होता है। किस तरीके का? नीला हरा प्रतीत होता है। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन लेगा? प्लूटो लेगा, क्योंकि ये बहुत दूर है। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो नेपच्यून होता है, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? मंगल ग्रह होता है, या शुक्र ग्रह? शुक्र ग्रह होता है। कल ही मैंने बताया था 400 कुछ डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। और निक्स एवं हाइड्रा ये चंद्रमा पाए जाते हैं प्लूटो के। इट मीन्स की जो प्लूटो के जो मून होते हैं, चंद्रमा उपग्रह, वो निक्स और हाइड्रा है। अब हम चंद्रमा की बात करेंगे, और ये चंद्रमा मून वाला चंद्रमा रहेगा, यानी ये बाकियों के उपग्रह का नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का जो चंद्रमा उपग्रह है जिस पर अभी हमने चंद्रयान भेजा, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था, और अमेरिका के जो अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग महोदय थे, और भी 2 लोग इनके साथ थे, लेकिन सबसे पहले चंद्रमा पर जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। और कई बार आपसे मीम्स में पूछ लिया था कि दूसरा कदम किसने रखा, तो भाई दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। ऐसा नहीं कि वो एक पैर से ही गए थे, दोनों पैर से गए थे, पहला पैर दूसरा पैर दोनों ही उन्होंने ही रखे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखते हैं कि चंद्रमा पर जो काले धब्बे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार गजलों में कहते हैं कि भाई चंद्रमा सा खूबसूरत तेरा चेहरा, और उसमें भी चंद्रमा की तरह तेरा दाग है। तो चंद्रमा में जो दाग है, जिसे हम लोग काले धब्बे कहते हैं, उसे मेयर कहते हैं। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, या शांति सागर है, इसके नाम से जाना जाता है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर कहां पर देखा जाता है? चंद्रमा पर देखने को मिलेगा। चांद का सदैव एक ही अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। हम हमेशा चांद को एक ही तरफ से देख पाते, दूसरी तरफ से नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की जो घूर्णन की गति है और जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है वो दोनों समान है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए एक ये ग्रह घूम रहा है, ठीक है, और इसी का एक छोटा सा चंद्रमा भी घूम रहा है, तो जब ये दोनों की गति ही साथ है तो दोनों को केवल एक आमने सामने का जो फेस दिखेगा। अगर इसकी गति स्लो होती तब तो जाके आपको दिखेगा ना कि हाँ इसका दूसरा फेस भी हमारे सामने दिख रहा है।
तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की गति समान है एक तरीके से, लगभग 27-28 दिन में वो भी पूरा कर लेता है, ये भी 27-28 दिन में पूरा करता है। तो एक समान होने की वजह से हमें एक ही फलक देखने को मिलता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का जो काल होता है वो उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। जितना वो अपने अक्ष पे घूमता है उतना ही वो पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है, इसलिए हमें एक ही फलक देखने को मिलता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इट मीन्स कि वहां पे ध्वनि का आवागमन नहीं होता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कोई चीज और आप सुन पा रहे हो, क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पे ध्वनि नहीं गतिमान होती है। क्योंकि ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है और जिसको गति होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो वायुमंडल का माध्यम हो, चाहे वो किसी प्रकार का ठोस माध्यम हो, चाहे वो द्रव का हो, चाहे वो गैस का हो। और वायुमंडल हमारा गैसों का माध्यम होता है, गैसों से बना होता है, इसीलिए हम पृथ्वी पर अपनी बातों को बोलते हैं तो कोई सुन पाता है, क्योंकि यहाँ पे यांत्रिक तरंग की जो गति होती है वो माध्यम प्रदान मिल जाता है, उसे माध्यम मिल जाता है। लेकिन चंद्रमा पे जब किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, तो वहां पे दो लोग आपस में अगर झगड़ा भी करेंगे ना, गाली गलौज भी करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि अगले आदमी ने क्या कहा। वो लिप मूवमेंट से ही समझ पाएगा कि लिप उसके हिल रहे हैं, लिप्स क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो समझ पाएगा। इट मीन्स कि वहां पे वायुमंडल नहीं है, इस वजह से कोई अपनी बात नहीं सुन पाता है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो मैंने कल की क्लास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत आसान भाषा में बताया था। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और जो कि सामान्यतः सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। पूरी डिटेल आप इसको कल देख सकते हैं, जो क्लास मैंने कराई है पहली क्लास, वहां पे बहुत डिटेल से मैंने इस चीज को कंप्लीट कराया, समझाया भी है, तो आप उसे वहां पर देख सकते हैं। आगे अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी कि 90 डिग्री होती है। जो अर्धचंद्र की स्थिति होती है तो कैसी स्थिति होती है, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे अर्थ हो गया और यहाँ पे हो जाता है आपका मून। तो ये एक कैसी डायरेक्शन बनती है, अर्ध समकोणीय, यानी कि 90 डिग्री की ये लगभग बन जाती है। ठीक है, तो इसको ही कहा जा रहा है समकोणीय स्थिति। ब्लू मून की बात करेंगे तो ब्लू मून की जो परिघटना होती है, ये जब एक ही माह में दो पूर्णिमा होती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा पड़ती है उसी को हम ब्लू मून कहते हैं। सामान्यतः पूर्णिमा 28 से 29 दिन में पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप अपने कैलेंडर को उठा के देखेंगे तो जनवरी में पूर्णिमा हो सकता है 26-27 को पड़े, 25 को पड़ जाए, 22 को पड़ जाए, जब भी पड़ जाए। एक महीने में एक ही पूर्णिमा होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि मार्च में 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ गई और मार्च 31 का महीना होता है, तो दूसरी पूर्णिमा जो है कि 28 दिन बाद, 28-2-30, इट मीन्स कि 30 तारीख को पड़ गई या 31 तारीख को। तो एक ही महीने में जो 2 पूर्णिमा पड़ती है तो दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। ऐसी संभावना बहुत रेयर ही होती है, 2-4 साल में एक बार होता है कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़े, और वो तभी हो सकता है जब किसी महीने की पहली या दूसरी तारीख को एक पूर्णिमा पड़ जाए, तब जाके वो आखिरी में 30 या 31 तारीख को एक पूर्णिमा और पड़ सकती है। तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना कहा जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, 1/6 हो जाता है। अगर मैं कहूं कि आपका 60 किलो वजन पृथ्वी पर है, तो आप जब चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका वजन 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना कम हो जाएगा। भाई पृथ्वी पर 6 गुना चंद्रमा पे किसी भी चीज का भार घट जाता है। अब आप 60 किलो के हैं तो आप कितने किलो के हो जाएंगे? 10 किलो के हो जाएंगे। और अगर आप 6 किलो के हैं तो आप 1 किलो के हो जाएंगे। तो भार क्या होता है, चंद्रमा पे घट जाता है, क्योंकि वहां का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 की तुलना में कम है पृथ्वी से। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो ये देख लीजिए, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जरा हम क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं, एस्टेरॉयड की। जो सौरमंडल में हमने सारे ग्रह को पढ़ लिया, और जो क्षुद्र ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमण करते हैं। मैं इसको इमेजेस में आपको दिखाता हूं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बृहस्पति ग्रह है और ये मंगल ग्रह है, और इनके बीच में ये जो बेल्ट दिख रही है आपको, छोटे छोटे ग्रहों की, ये जो कंकड़ पत्थर जिसे आप कह सकते हो, ये वाली जो बेल्ट है, इसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उल्का पिंड भी कहते हैं। और इसी तरीके की एक बेल्ट आपको पीछे देखने को मिलती है, नेपच्यून के पास देखने को मिलती है, ये वाली बेल्ट। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग बेल्ट होती है, जिसको हम कुपर बेल्ट भी कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट भी कहते हैं, उल्का पिंड भी कहते हैं। तो यहां पर ये देखने को मिलती है, तो उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहते हैं, जो कहां पर देखने को मिली, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होती है, और सूर्य के चारों ओर ये भी घूमते रहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है, जबकि पृथ्वी का व्यास कितना है, 12000 से ऊपर होता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है? भाई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बीच में क्या अंतर होता है? तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं होती है, मतलब ग्रह की तरह तो होते हैं लेकिन लघु लघु चट्टाने होती हैं, जबकि धूमकेतु जो होते हैं वो हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं, अर्थात की जो बर्फ की जो गैस होती है, एक तरीके से ठंडी गैस होती है, उससे वो निर्मित होते हैं। तो ये धूमकेतु होते हैं।
जिन्हें चट्टानी अथवा लघु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते, क्योंकि धूमकेतु के पास अपने एक प्रकाश होता है, अपनी एक पूंछ होती है, लेकिन क्षुद्र ग्रह के पास ऐसा नहीं होता है। धूमकेतु सामान्यतः कूपर बेल्ट एवं ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। जो सबसे लास्ट वाली बेल्ट थी नेपच्यून के पास, तो वहां पे धूमकेतु पाए जाते हैं कूपर बेल्ट में। लेकिन क्षुद्र ग्रह कहां मिलेंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेंगे। अब जरा धूमकेतु और उल्काओं के बारे में बात कर लेते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह हमारे पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो हेल-बॉप ये किसका नाम है? तो ये पुच्छल तारा या धूमकेतु का नाम है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। अब धूमकेतु को हम अगर तारा करें तो तारा की विशेषता के बारे में कल की क्लास में बहुत डिटेल से मैंने बताया। सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि उनके पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता कि उनके पास अपना एक प्रकाश होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पर निर्भर नहीं होते। तो पृथ्वी हमारी ग्रह है, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य से प्रकाशित होती है। लेकिन सूर्य एक तारा है, क्योंकि उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पृथ्वी के पास नहीं है, वो है सूर्य के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना, और वो दूसरों को प्रकाशित करता है। तो तारे की यही खासियत होती है। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा हेल-बॉप हो गया। और सुमेकर लेवी ने धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? जो सुमेकर लेवी था, ये बृहस्पति से टकराया था। बहुत पुराना प्रश्न है, इसकी अब जरूरत नहीं है। मिटियोर की बात कर लेते हैं, उल्काओं की बात। तो आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर जैसी दिखती है, और जिसे हम लोग सामान्यतः टूटने वाला तारा भी कहते हैं, कि जो पृथ्वी पर गिर रहा है। अगर हम टूटने वाले तारे से कोई विश पूरी मांगते हैं तो शायद विश पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन असल में वो कोई तारा नहीं, बल्कि एक उल्का पिंड होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से यह चमकने लगता है, यानी उसमें आग पैदा हो जाती है, और हमें दूर होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है, लेकिन असल में उसमें आग लगी होती है। और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वो सामान्यतः जलकर राख हो जाता है, क्योंकि उसमें आग लगी होती है। लेकिन इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर आपके लोनार झील में गिरा था। जो आज लोनार की झील है महाराष्ट्र में, वो एक उल्का पिंड का ही संरचना है, जहां पर बहुत बड़ा पत्थर गिरा, और जिसकी वजह से वो एरिया धंस गया, और उसमें जब पानी भर गया तो वो झील बन गई। लोनार की झील इसका एक एग्जाम्पल है। तो आगे देखते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी के अक्षांश की बातें की जाएंगी। सबसे पहले अक्षांश रेखा क्या होती है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इमेजेस के माध्यम से सिखा दूं, बता दूं। हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल नहीं जानते अक्षांश को क्या कहते हैं, कहाँ पे प्रदर्शित होती हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक ग्लोब का इमेज है। इस ग्लोब में आपको बहुत सारे देश दिख रहे होंगे, कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, बहुत सारी रेखाएं भी दिख रही होंगी। तो जो दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट दिख रही हैं रेखाएं, यानी वेस्ट टू ईस्ट आप कह सकते हो, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख पाएंगे। चलिए मैं कलर बदल देता हूं, यहाँ पे यही कलर सही है। देखिए ये जो आपका 0 डिग्री पे मैं लेके जा रहा हूं, ये अक्षांश रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के ऊपर आप कर्क रेखा बहुत सुनते रहते होंगे कि यूपी के 8 राज्यों से जाती है, मतलब भारत के। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। और इसी तरीके की एक मकर रेखा होती है जो साउथ में जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, जो कि साउथ लिखा होता है। और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक सर्कल जो मिलेगा 66.5 डिग्री। ऊपर जाओगे तो आर्कटिक सर्कल मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस प्रकार की ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये पूरी की पूरी आपकी अक्षांश रेखा होती है। जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते आप लगभग कितनी रेखाएं खींचोगे? 89 रेखाएं खींचोगे। और उसके बाद एक टॉप पर आपको मिलेगा 90 डिग्री पर डॉट मिलेगा, जिसे हम रेखा नहीं काउंट करते बल्कि एक बिंदु कहते हैं। और इसी तरीके से आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं मिलेंगी, और एक 90 डिग्री पे एक डॉट मिलेगा। तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई अक्षांश रेखा? अगर कभी कभी पूछा जाता है कि भाई अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो आपसे प्रश्न घुमा के पूछ जाता है, और आप क्या करते हो? डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो कि सर 90 90 180। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप 0 डिग्री के बाद ऊपर जा रहे हैं, तो आपने 1 2 3 4 किया तो 89 ये हो गई, साउथ में 89। और एक जो 0 डिग्री वाली है दोस्तों, इसे भी तो ऐड करोगे ना। तो जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 179। क्योंकि आप 0 डिग्री को भूल जाते हो भाई। 1 से हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 करेंगे, और 1 2 3 4 5 नीचे करेंगे साउथ में। लेकिन 0 डिग्री भी तो ऐड करोगे, तो तीनों को जरा ऐड कर लो, तो 179 अक्षांश रेखा होती है। अब आप कहोगे सर मैंने तो कहीं पे पढ़ा था 181। अगर ऑप्शन आपको 181 दे रहा है तो आप वो लगा लीजिएगा। अगर ऑप्शन में 179 और 181 दे रहा है तो आपको 179 लगाना है, क्योंकि रेखा और बिंदु में अंतर होता है। 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, बल्कि एक डॉट है, एक बिंदु है, इसलिए हम उसे रेखा में काउंट नहीं करते। अब अगर एग्जामिनर आपको केवल 181, 182, 185 ऑप्शन दे रहा है, तो आप 181 लगा सकते हो। इट मीन्स कि उसने 90 डिग्री डॉट को भी कवर कर दिया है। लेकिन अगर उसने 179 भी दिया ऑप्शन, और
181 भी दिया है, तो इट मींस उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है और आपको 179 लगाना है, क्योंकि वो रेखा है, डॉट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये होती है अक्षांश रेखाएं। लेकिन इसी तरीके की आपकी जो ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री के समकक्ष जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ पोल को मिलाती हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल को मिलाती हैं आपस में, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और इसी में एक रेखा होती है 82.5 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है और भारत के यूपी के इलाहाबाद, नैनी वाले क्षेत्र से गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक मानक समय रेखा है, जिसके आधार पर हम भारत का समय निर्धारण करते हैं। इतनी बात क्लियर? तो ये देशांतर रेखा होती है। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी बताया होगा, या फिर जब हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन बुक की पीडीएफ पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, तो वहां पर भी मैंने बताया था। उन सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो यहां पर हमने देखा कि पृथ्वी पर सभी देशांतर रेखाओं के साथ विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त होता है, यानी सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, वृत्त मतलब क्या होता है? पूरा सर्कल। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पृथ्वी को बनाऊं, तो सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा? 0 डिग्री तो होगा, जो कि दोनों हिस्सों को बराबर बांट रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे 23.5 डिग्री, क्या ये सबसे बड़ा वृत्त होगा? मैं कहूंगा कि नहीं। ये घूम के अगर आप पीछे देखोगे तो केवल इसके एरिया में इतना ही एरिया तो आया, बाकी एरिया क्या है? ये दूसरे हिस्से में चला गया, तो ये कहां से बराबर इसने बांट दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 डिग्री विषुवत रेखा की, तो ये पूरी तरीके से पृथ्वी के आधे हिस्से को इधर और आधे हिस्से को इधर बांटता है, तो जो सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। और देशांतर रेखाएं जितनी भी होती है दोस्तों, ये वाली, ये सभी की सभी वृत्त बनाती है, विषुवत वृत्त, क्योंकि ये पूरी तरीके से पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, चाहे आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। क्लियर है? और विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहद वृत्त नहीं होता, क्योंकि ये विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। और 0 डिग्री सबसे बड़ी होती है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसलिए इसको वृहद वृत्त कहते हैं। लेकिन सारे के सारे देशांतर वृहद वृत्त के अंतर्गत आते हैं, और देशांतर रेखाओं पे प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ना। शून्य अक्ष जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, एवं 0 अंश देशांतर रेखा का प्रधान मध्यांतर रेखा का मिलन अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में होता है। कहां पे होता है? अफ्रीका की गिनी खाड़ी में। इमेजेस को देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जिस तरीके से आप देखोगे कि ये जो 0 डिग्री की रेखा आ रही है, कौन सी? आप यहां देखिए 0 डिग्री की रेखा जा रही है, इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं इसको 0 डिग्री की। और इसी तरीके की एक 0 डिग्री रेखा अक्षांश के साथ देशांतर भी आती है, बिल्कुल सीधी आएगी। तो यहाँ पे ये जो मिलन बिंदु है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा, ये जो मिलन बिंदु है, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको देखने को मिलेगा गिनी की खाड़ी में। अब आप कहोगे सर यहाँ तो गिनी की खाड़ी नहीं है, तो चलिए, ये तो एक इमेज है। अगर रियल में आप इस पृथ्वी को थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ घुमा दिया जाए थोड़ा सा, तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो न्यू गिनी की खाड़ी है, चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं ही थोड़ा सा आपको गलत बता रहा था। ये देखिए, ये लिखा हुआ अभी भाई प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री की रेखा, और ये देखिए ये रेड कलर की आ रही है, ध्यान दीजिए, जिस पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, और ये आपकी 0 डिग्री है। तो ये दोनों का मिलन कहाँ पे हो रहा है? न्यू गिनी की खाड़ी में ही तो हो रहा है। यहीं पे तो न्यू गिनी छोटा सा एक देश है अफ्रीकी महाद्वीप में, और यहीं पे इसका मिलन हो रहा है। तो ये प्राइम मेरिडियन का मतलब हो गया 0 डिग्री, जो टाइम रेखा है, काल्पनिक रेखा है, देशांतर, उसी का मिलन। मैंने यहाँ सीधा कर दिया, बल्कि पृथ्वी को जब थोड़ा सा और टर्न करोगे, थोड़ा सा और घुमाओगे अपने सामने, तो ये वाला हिस्सा आपके सामने फ्रंट में आ जाएगा। तो ये रेड कलर की जो रेखा थी, वही आपकी ये मिलन बिंदु है। तो इसी को पूछा जा रहा है कि न्यू गिनी की खाड़ी में अफ्रीका के तट पे होता है। यह खाड़ी गिनी की जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि ऐसे प्रश्न पूछ के कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा का मिलन किस महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो आपका उत्तर होना चाहिए अटलांटिक महासागर में। या फिर खाड़ी पूछेगा तो गिनी की खाड़ी पूछ लेगा। निम्न नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? रोम। हालांकि इसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा प्रश्न के आधार पे। हो सकता है वहां रोम ना देके कुछ और दे दे, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं जरा। तो देशांतर रेखा की अगर हम बात करें, तो जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर रेखा पर बनेंगे? तो सीधी सी बात है भाई, 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, जब उससे हम आगे आते हैं लगभग 82.5 डिग्री, तो हमारे समय में अंतर कितना आता है? 5.5 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लंदन में 12 बज रहा होगा ग्रीनविच टाइम पे दोपहर का, तो हमारे यहाँ शाम को 5:30 बज रहा होगा। लेकिन जब वो कह रहा है कि 82.5 डिग्री, जो कि भारत की देशांतर रेखा है, जब यहाँ पे 6:30
मतलब मध्याह्न हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 6:30 किस देशांतर पे बजेगा भाई? 6:30 किस देशांतर पे बजेगा? तो अब ध्यान देना कि प्रातः के 6:30 की बात कर रहा है और हम दोपहर के 12 बजे खड़े हैं, तो दोपहर 12 बजे खड़े हैं और 6:30, इट मीन्स कि पीछे हम जाएंगे लगभग 6.5 घंटे, तो हम जाएंगे पश्चिम दिशा में। तो जरा इसको देख लेते हैं, या फिर इसे हम रात में भी कर सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न इसी के आधार पर समझिए कि यदि स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना? 6 घंटे का होगा। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में 90 डिग्री का देशांतर अंतर होता है, क्योंकि जो हम समय को निर्धारित करते हैं वो देशांतर रेखा पे आधारित होता है, न कि विषुवत रेखा पे या अक्षांश रेखा पे नहीं। अब एक देशांतर, जैसे मान लो 0 डिग्री से हम एक देशांतर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा 4 मिनट का अंतर है, और हम कितने देशांतर बढ़ रहे हैं? 90 देशांतर का अंतर है, तो 90 गुणा 4 करेंगे तो 360 मिनट, इट मीन्स की 6 घंटे का अंतर। भाई 60 मिनट में 1 घंटा, तो 6 छंग 36, तो 6 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। तो यही प्रश्न पूछा गया, और इसी तरीके का यह भी प्रश्न है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि तो ये प्रैक्टिस के लिए, ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं एग्जाम में, आपके यूपी पीसीएस वगैरह में अब नहीं आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में पूछ लेता है, अलग बात है, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो 0 डिग्री की होती है, जहां से समय का निर्धारण किया जाता है, और यह 0 अंश की देशांतर रेखा होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और इसके ठीक विपरीत, इसकी जस्ट पीछे आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर से इमेज में दिखाऊंगा मैं आपको। अब जैसे यहां पर देखिए, ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये जो आपका 0 डिग्री है, मैं इसे ग्रीन से करता हूं, ये वाली जो 0 डिग्री है, ठीक है, ये क्या होगी आपकी? ये तो टाइम रेखा हो गई, क्योंकि ये टाइम लाइन हो गई, यहां से हम टाइम को डिसाइड करते हैं। लेकिन एक डेट लाइन भी तो होनी चाहिए, जिसको हम लोग आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। वो कौन सी होती है? वो होती है 180 डिग्री देशांतर। लेकिन जब इसके पीछे आप जाओगे, इसके पीछे काल्पनिक दुनिया में एक कल्पना कीजिए आप, इसके पीछे जब आप जाओगे, तो यहां पे जब आप पीछे जाते रहोगे, तो वहां पे मिलेगी आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन होगी। तो ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे ही होती है। तो 0 डिग्री आपकी टाइम लाइन हो गई, और 180 डिग्री देशांतर आपकी आइडियल, इट मीन्स की इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई, जहां से तिथि का निर्धारण होता है। और इस तरीके से आप देखोगे तो अंततः 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त यानी कि पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। भाई फ्रंट में हमें मिल रही 0 डिग्री, और इसके बैक साइड में मिल रही है हमें 180 डिग्री। तो 0 डिग्री 180 डिग्री के साथ मिलकर एक बहुत बड़े वृहद वृत्त का निर्माण करती है, जिस तरीके से अक्षांश रेखा 0 डिग्री करती है। आगे देखते हैं। रॉयल ग्रीनविच लैबोरेटरी के अनुसार, जो कि लंदन में स्थित है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप के कटचल द्वीप पर दिखाई दी थी, और यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी कटचल द्वीप कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार यानी भारतीय द्वीप है, और यहाँ पे नई सहस्त्राब्दी का जो सूर्योदय था, सबसे पहले यहीं पर दिखाई दिया। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो ग्रीनविच मीन टाइम होती है। हम इसी से आगे चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम होती है 0 डिग्री देशांतर, और इससे हम लगभग 82.5 डिग्री जब आगे चलते हैं, तो हमारे भारत का समय निर्धारण होता है कि ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे रहेंगे। तो कोई भी देश अपना टाइम का जो निर्धारण करेगा, वो 0 डिग्री देशांतर से ही करेगा, न कि अक्षांश से। तो ये उसका बेस टाइम हो जाएगा। अब यह रेखा कहां से होके जाती है 0 डिग्री की? तो बात करेंगे, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, और निम्न देशों से होकर गुजरती है 0 डिग्री। तो जरा एक बार इमेज पे फिर से फोकस करते हैं हम लोग। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये किस किस जगह से होके जाती है, मतलब कितने देशों से होके जाती है? तो भाई यहाँ पे देखिए, आपको ये ब्रिटेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रांस भी देखने को मिल जाएगा, स्पेन भी देखने को मिलेगा। फिर नीचे आप आओगे तो अफ्रीका में बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, और नीचे 1-2 द्वीप भी होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर से उठती है यूके, यानी कि अब ये उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम वाला है। वहां से होके फिर दूसरे नंबर पे स्पेन, फिर माली, फिर टोगो, ठीक है, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना, बुर्किना फासो, ठीक है, ये 8 देशों से होकर गुजरती है। तो ये अफ्रीका के देश हैं, और कुछ आपके यूरोप महाद्वीप के, जैसे यूके, स्पेन, ये सब हो गए आपके इसके यूरोप महाद्वीप के। फिर माली, टोगो, फ्रांस तो खैर यूरोप में आता है, अल्जीरिया, घाना, बुर्किना फासो। और निम्न स्थानों में से किसका मानक समय जीएमटी के समान है? तो भाई जीएमटी के समान होने का मतलब जो 0 डिग्री पे होगा। तो आप देखोगे कि अक्रा, जो कि घाना की राजधानी है, और घाना से तो 0 डिग्री जा ही रही है, तो भाई यहाँ का भी समान होगा। आयरलैंड, डबलिन, लिस्बन, पुर्तगाल, इन सबकी राजधानियों का समय यहाँ पर सेम होता है।
फिर आगे देखते हैं, जब IST यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम याम्योत्तर जो मेरिडियन पर दोपहर होती है 12 बज रहे होते हैं, तो धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट यानी पश्चिम, क्योंकि 1 डिग्री का जो मान होता है वो 4 मिनट होता है। और इस हिसाब से आप दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं और पीछे 6 घंटे पीछे जाओगे तो भाई पीछे चले जाओ, 15 छक्का 90 यानी 90 डिग्री आप पीछे जाओगे। इस तरीके से होता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहां से, प्रशांत महासागर से, क्योंकि जब अटलांटिक महासागर में आपको 0 डिग्री मिली है तो उसके जस्ट पीछे आपको मिलेगा प्रशांत महासागर और वहां पर ये देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा कौन से महासागर से जाती है, तो वो जाती है प्रशांत से। और अंतरराष्ट्रीय आपकी जो समय रेखा होती है वो कहां से जाती है, तो वो आपके अटलांटिक महासागर से जाती है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। अब यहाँ पे छोटी सी जानकारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम कर्क रेखा से नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे। तो 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं। बस 180 डिग्री को मोड़ा जाता है, क्योंकि पीछे आप देखोगे कि अगर वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो आर्कटिक ओशियन के बाद आपको देखने को मिलेगा एक बेरिंग जल संधि, जहां पे अफ्रीका मतलब अमेरिका और रसिया का एक पार्ट होता है, अलास्का वगैरह ये सारे जो क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे मोड़ा जाता है, थोड़ा सा बेंड किया जाता है ताकि टाइम में परिवर्तन ना हो। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को मोड़ा जाता है, बाकी सभी अपने नियत स्थान से होकर गुजरती हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान तिथि को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। अलास्का के पास मोड़ने पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, तो मैंने यही बताया, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जलडमरू मध्य। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी, तभी वो कम समय में पहुंच पाएगा। कौन सा एक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मानक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है, क्योंकि इसको कृत्रिम रूप से निर्धारित किया था। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिवस, दिन, ये सब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था और आप वहां पर देख सकते हो इसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये जितने भी आएंगे आपके, ये सभी चीजें हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी करना जरूरी। काफी देर से बोल रहा हूँ तो मैं थक जा रहा हूँ, बीच बीच में खुद मैं वीडियो को पॉज करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किसी भी तरीके से हम इस चीज को कंप्लीट कर ले। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ PDF को परचेस करना हो तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।